Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the Octahedron on Chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को शुरू किया था। क्लास 10th के जो नई सिलेबस है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, सो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, principles and methods in chemistry। हमने लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि एक साइंटिस्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है, और वो अपने काम की एक्यूरेसी को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली हाउ साइंटिस्ट, जिसमें स्पेशली केमिस्ट वर्क, ये बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। इसके लिए कुछ की प्रिंसिपल्स और कुछ यहाँ पे लॉज है जो यूज होता है। ठीक है, की प्रिंसिपल्स, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, की प्रिंसिपल्स एंड लॉज आर एज फॉलो। ये फॉलो होगा जो हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला है बेटा, फर्स्ट वन इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ mass and energy। ये पहला टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। देखिए, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। इसको 18th सेंचुरी में ना बेटा एंटोनी लेवाइजर ने पहली दफा प्रेजेंट किया था। ठीक है, क्या किया था बेटा इसको? इन 18th सेंचुरी में किसने किया था बेटा? एंटोनी लेवाइजर। लेवाइजर प्रेजेंटेड दिस लॉ। इस लॉ को प्रेजेंट किया था किसने बेटा? एंटोनी लेवाइजर ने पहली दफा इसको पेश किया था, पुट फॉरवर्ड किया था। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर जो मैटर है, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो वो क्रिएट हो सकता है। मैस और मैटर की अगर हम बात करें किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर, तो ना तो डिस्ट्रॉय होगा बेटा ना तो क्रिएट होगा, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सो यहाँ पे क्या बेटा? इन अ क्लोज्ड सिस्टम, matter and energy या mass दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। energy can neither be created nor destroyed, but it can only change
only change from one form to the another is called law of conservation of mass, ठीक है, एंड एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक अगर हम कोई एग्जांपल देखें, कोई भी क्लोज सिस्टम हो, देखिए अगर तो सिस्टम ओपन हो गया बेटा, तो जो एनर्जी है या जो मास है वो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। वजह यह है कि अगर सिस्टम ओपन होगा तो जो सिस्टम है, जो रिएक्शन सिस्टम होगा बेटा, वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। इसीलिए याद रखिएगा कि क्लोज सिस्टम का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको इसको समझा दूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझा दूं तो ये आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल है, लेट सपोज ये एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर मैं एक रिएक्शन लगा रहा हूं, दैट इज H2 plus O2 they will convert into H2। चलिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, H2O बन रहा है, ठीक है। अब इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ना बेटा, ये जो क्लोज सिस्टम है इसके अंदर कैसे एनर्जी कंजर्व रहता है ये हमने देखना है, सिस्टम, मास और एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं रिएक्शन को जरा लिखूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूं कि H2 plus O2 they will react together to form H2O। क्या बनाता है, H2O बनाता है। फॉर द सेक ऑफ बैलेंस यहाँ पे 2 पुट करें, यहाँ पे 2 पुट करें। अब अगर आप मैथ देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक यहाँ पे रिएक्टेंट का जितना मैस होगा उतना ही प्रोडक्ट का मैस होना चाहिए, तो जो टोटल मैस होगा वो कंजर्व होगा। देखते हैं कि कैसे ही कंजर्व होता है बेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आएगा 4 ग्राम, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना आएगा, 32 ग्राम। इन दोनों को प्लस कर ले तो आपका आंसर आएगा 36 ग्राम। ये आ गया 36 ग्राम, ठीक है, इसको मैं जरा हाईलाइट करता हूं। तो रिएक्टेंट साइड पे 36 ग्राम आ गया, तो प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं कितना आता है, 2 इंटू कितना होगा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 36, अगेन 36 ग्राम। अब आप जरा देखिए गौर से, तो जितना मैस रिएक्टेंट का था उतना ही मैस किसका है, प्रोडक्ट का है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ या मैस क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कंजर्व हो गया। अब आप देखिए हाइड्रोजन एक अलग मैटर है, ऑक्सीजन अलग मैटर है, वाटर अलग मैटर है, तो यहाँ पे मैटर को हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, और उसका जो टोटल मैस है बेटा वो क्या है, यहाँ पे कंजर्व है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम इसको जरा डिस्कस करें कि इसको कैसे साइंटिस्ट अपने वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिग्निफिकेंस है इसकी, सिग्निफिकेंस है बेटा, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं, इसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट used law of conservation of energy या mass, chemists used law of conservation of energy to check the accuracy of his work। मतलब ये अपने काम की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है, यूज करता है। मिसाल के तौर पर एक केमिस्ट ने एक रिएक्शन लगाया जिसमें
H, मिसाल के तौर पर A और B मिलके C बना रहा है प्रोडक्ट। अब जितना मैस A और B का है उतना ही प्रोडक्ट का अगर मैस आ जाए तो इसका मतलब उसका काम सही है, एक्यूरेट है, अदरवाइज उसके काम में क्या है, कोई ना कोई मिस्टेक है। तो यही पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, इफ एक्सपेरिमेंट नॉट फॉलो, इफ एक्सपेरिमेंट नॉट फॉलो, अगर एक्सपेरिमेंट फॉलो ना करे, नॉट फॉलो दिस रूल, अगर इस रूल को एक्सपेरिमेंट, ये इस रूल को जो है ये एक्सपेरिमेंट फॉलो ना करे, तो फिर केमिस्ट क्या करता है बेटा, केमिस्ट क्या करता है, चेक करता है किस चीज को बेटा, देयर प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन, देयर प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन और प्रोसीजर को चेक करते हैं कि टू फाइंड क्या चीज फाइंड करने के लिए बेटा, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या चीज गलत हो चुकी है। मतलब ये है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट, मिसाल के तौर पर जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है मैसेज जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जब ये रूल को फॉलो नहीं करेगा तो केमिस्ट क्या करता है, अपने कैलकुलेशन को चेक करते हैं और अपने प्रोसीजर को एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं, ताकि वो ये देख सके कि मेरा गलती कहां पे हुआ है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा, अपना वर्क करता है और अपने जो रिसर्च वर्क है उसकी एक्यूरेसी को फाइंड करते हैं कि ये कितना सही हुआ है या गलत हुआ है। तो एक तो ये इसके पास ये जो लॉ है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो सेकेंड है बेटा इसमें, दैट इज नोन एज यूजिंग observation and logical रीजन या लॉजिकल थिंकिंग, चले इसको हम ऐसा कर लेते हैं, लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग। सेकेंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो होगा या जो यहाँ पे की पॉइंट्स यूज करेंगे साइंटिस्ट, वो क्या है बेटा, यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। देखिए कोई भी केमिस्ट कोई भी नई लॉ या कोई भी नई जो है मॉडल पेश करने से पहले वो अपने ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हैं और उन ऑब्जर्वेशन को यूज करने के साथ साथ वो क्या करते हैं, क्रिटिकली थिंक करता है, लॉजिकली थिंक करता है और फिर फाइनली वो क्या करता है, कोई थ्योरी पेश करनी हो या कोई मॉडल पेश करनी हो तो वो पेश कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम एक लाइन लिख लेते हैं पहले तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, केमिस्ट यूज्ड क्या करता है बेटा, यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस टू फॉर्म अ न्यू मॉडल या थ्योरी ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। एग्जांपल है इसकी, फॉर एग्जांपल आपने बेटा रदरफोर्ड की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या किया रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को पोलोनियम सोर्स से बम्बार्ड किया, किसके ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, जिसकी थिकनेस जो है 0.04 सेंटीमीटर था।
बहुत ही बारीक उसकी थिकनेस थी। इसके ऊपर क्या किया, बम्बार्ड किया। अब बम्बार्डमेंट करने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, जैसे कि उसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास हो रही थी थिन गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड। एक ऑब्जर्वेशन ये थी उसकी। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था विद एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ डिफ्लेक्शन भी कर रहा था और कुछ रिबाउंस भी कर रहा था। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इसके ऊपर उसने क्या किया, लॉजिकल थिंकिंग किया, भाई ऐसा क्यों हुआ, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यों पास हुआ। तो जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास हो रही थी उसकी उसने क्या कर दिया, लॉजिकल जो थिंकिंग के बाद उसने बताया कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो है एरिया क्या होता है, एम्प्टी होता है, स्पेस एम्प्टी होती है, खाली होती है, इसलिए वो पास हो रही है। जो डिफ्लेक्शन हो रही थी अल्फा पार्टिकल्स की, दैट वाज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन the alpha particle, positive charge alpha particle and the positive charge positive center of the atom, जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है, उसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन क्यों जो है अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैसिव अल्फा पार्टिकल वाज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा क्या होता है, जो है लाइटर होती है या छोटी होती है, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर से वो गुजर जाती है। तो ये इस तरह से लॉजिकल थिंकिंग करके ऑब्जर्वेशंस की मदद से फिर उसने फाइनली क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो यहाँ पे यही बात मैं अब लिखने लगा हूं, ठीक है, कि इसने क्या किया बेटा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने क्या किया, उसने क्या किया बेटा, यूज किया किसको, ऑब्जर्वेशंस को, ऑब्जर्वेशंस को, और इसके बाद उसने क्या किया बेटा, एंड लॉजिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए, लॉजिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, रदरफोर्ड ने फाइनली क्या पेश किया, एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से पढ़ते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये बेसिकली इस तरह से कोई भी केमिस्ट जो है ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग करके क्या करते हैं, नए मॉडल्स या थ्योरी वगैरह पेश करते हैं और अपने आइडियाज को टेस्ट भी कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके बुक वालों ने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो है मेंडलीव की, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बेटा। डिमिट्री डिमिट्री मेंडलीव डिमिट्री मेंडलीव मेंडलीव डिमिट्री मेंडलीव ने क्या किया बेटा, क्रिएट किया अ पीरियोडिक टेबल, उसने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया बाय नोटिसिंग द patterns in the properties of an element, properties of an element। बेसिकली ना बेटा, डिमिट्री मेंडलीव जो है ये केमिस्ट्री के अंदर बड़ा नाम है बेटा, इसने पहली दफा पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया था। मेंडलीव के जमाने में तकरीबन 65 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, तो उसने उसी एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर क्या किया था, अरेंज करके एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके टेबल बनाया था, उसको कहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेटर ऑन मोज़ले के एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई। तो बताने का मकसद ये कि मेंडलीव ने भी क्या किया, ऑब्जर्वेशंस की, मतलब उसने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी किया और उन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की बेसिस पे उसने क्या किया बेटा, कुछ लॉजिकल थिंकिंग करने के बाद फिर उसने फाइनली क्या कर दिया, एक पीरियोडिक टेबल जो है डिजाइन कर दिया, जिसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि ये हमें क्या हेल्प करती है बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग हेल्प करती है टू इंटरप्रेट द डेटा साइंटिफिकली डेटा को
इंटरप्रेट करने के लिए भी ये ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा फाइनली याद रखिएगा बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग है, ये हमें क्या बताती है बेटा कि ये लॉजिकल अप्रोच दे देती है, लॉजिकल अप्रोच टू दी एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन हो उसके लिए ये लॉजिकल क्या कर देता है, अप्रोच दे देती है। तो ये था बेटा अबाउट यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसके बाद एक और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नंबर थर्ड इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट? अच्छा जी, अच्छा जी, केमिस्ट जो है ना बेटा दूसरे साइंटिस्ट की तरह कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए अपने आइडियाज की टेस्टिंग करते हैं। मतलब जो उनका आइडिया है, ठीक है, उन आइडियाज को टेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे पहले जरा एक लाइन जरा लिखते हैं, इसके बाद मैं बता दूं कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैसे की जाती है। क्या है बेटा, केमिस्ट लाइक अदर साइंटिस्ट, केमिस्ट लाइक अदर साइंटिस्ट यूज्ड करते हैं किसको बेटा, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देयर आइडियाज। अपने आइडियाज को क्या करते हैं बेटा, टेस्ट करने के लिए ये क्या करता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। इसमें बेसिकली करते ये है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में एक जो है ना पैरामीटर को चेंज करते हैं, बाकी तमाम पैरामीटर्स को उस एक्सपेरिमेंट के क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इस तरह से कि एक वो कंपैरेटिव स्टडी कर लेता है और एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा, पहले एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद मैं इसकी एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, साइंटिस्ट क्या करता है बेटा, चेंज करते हैं वन वेरिएबल को, ठीक है, एक वेरिएबल को चेंज करता है एट अ टाइम, एक टाइम में एक वेरिएबल को क्या करता है, वो चेंज करता है, ठीक है। वाइल, जबकि क्या करेंगे बेटा, कीपिंग अदर कांस्टेंट, ठीक है, टू सी व्हाट इज हैपन। मतलब इसमें एक पैरामीटर को या एक वेरिएबल को चेंज कर लेता है, ठीक है, एक टाइम पे एक वेरिएबल को चेंज करता है, बाकी सबको कांस्टेंट रख के फिर वो क्या करता है, अपना जो चेंज है या जो वहां पे आने वाला जो रिजल्ट है उसको वो देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मैं एक एग्जांपल से इसको आपको समझाता हूँ, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज देखा होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चलिए यू कैन से बॉइलिंग ऑफ वाटर की अगर हम बॉइलिंग देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको जरा आपको इस कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के लिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर को बॉइल करना है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ बीकर, ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हम सपोज करते हैं कि क्या है बेटा, इसके अंदर वाटर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वाटर, ठीक है। अब आपने इस वाटर को क्या करना है बेटा, इस वाटर को आपने करना है हीट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर आप इसको हीट कर सकते हैं या सेपरेट लैंप के जरिए या किसी भी फ्लेम आप यहाँ पे यूज कर ले। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या हो रही है, यहाँ पे बर्निंग हो रही है।
ठीक है, अब आपको पता है कि एक चीज का कि जब 1 atm प्रेशर होगा ना, 1 atm प्रेशर होगा तो वाटर बॉईल करेगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ये कहें कि भाई पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होता है? बॉयल होता है, तो ये बात गलत होगी। वजह यह है कि अगर हम पानी का जो कंपोजिशन है, फॉर एग्जांपल वाटर हमने कहीं से लिया है, वही पानी हमने रखा, उसमें हमने कोई और इम्प्योरिटी भी ऐड नहीं किया, हर पैरामीटर को एज इट इज रखा और हमने क्या चेंज कर दिया बेटा? प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करें ना तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। सच सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं बेटा? अगर हम क्या करें? डिक्रीज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो पानी जो है बॉइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम डिक्रीज। ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर तकरीबन 69 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? बॉयल होता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं होता बल्कि उससे कम होता है। अगर आप सी लेवल के ऊपर देखें, ये वाला जो फिनोमेना है ये सी लेवल के ऊपर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? सी लेवल के ऊपर। अब सी लेवल के ऊपर पानी बॉयल होगा एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट अगर आप देखें तो वहां पे किस पे होगा? 69 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। इसी तरह से अगर आप प्रेशर को बढ़ा दें, अगर आप क्या करें? प्रेशर को क्या करें बेटा? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीज। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीज होता है इसमें। और ये आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ये वाला फिनोमेना आपने प्रेशर कुकर के अंदर देखा होगा, जिसमें पानी जो है तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? पानी बॉयल होता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? पानी बॉयल होता है, और ये बेसिकली हाई प्रेशर की वजह से होता है। तो एक इस तरह की आपके पास एग्जांपल हो सकता है। इसी तरह से बेटा आप आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, एक और मेथड भी है, एक और एक्सपेरिमेंट भी है जिसको मेथड ऑफ इनिशियल रेट कहा जाता है। मेथड ऑफ इनिशियल रेट में हम क्या करते हैं बेटा? एक रिएक्शन के रेट को फाइंड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को चेंज करते हैं। मतलब हम कोई भी दो एक्सपेरिमेंट चूज करते हैं, उन दो एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट में, दोनों एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल हमने क्या किया? एक रिएक्टेंट को हमने कांस्टेंट रखा और दूसरे को चेंज किया और रेट को चेक किया। फिर अगली दफा हमने क्या किया? दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें फिर हमने क्या करेंगे? दूसरे को हम कांस्टेंट रखेंगे, फिर पहले वाले को चेंज करेंगे। इस तरह से करते हुए हम क्या निकालते हैं? रेट निकालते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जांपल है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की, मेथड ऑफ इनिशियल रेट टू डिटरमिन द रेट इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए बेस्ट ये मेथड होता है। ठीक है, अच्छा जी, चले इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा बेटा? आज हमने सिंपल जो है पहला लेक्चर था हमारा इसके ऊपर, क्लास 10 केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की जो नई सिलेबस है उसके मुताबिक। और इसमें हमने सबसे पहले आज हमने देखा कि वो कौन से की प्रिंसिपल्स और लॉस है, ठीक है, जो इस्तेमाल होते हैं एक साइंटिफिक वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, और एक साइंटिस्ट काम कैसे करते हैं उसको समझने के लिए। उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, दूसरा हमने देखा यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, और तीसरा था बेटा हमारा क्या? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये सारा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी जो भी रहता है इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सब तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वहां पे आपको आंसर की जाएगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।